Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is exercise numerical number 4. One of the satellite of Jupiter has an orbit period of 1.769 days. ठीक है, चलो तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जुपिटर है and around the Jupiter a satellite is revolving. ठीक है, ये रहा वो सैटेलाइट। जुपिटर का मास जो है हम डिनोट करते हैं एम जे, मास ऑफ जुपिटर, और सैटेलाइट का जो मास है उसको हम डिनोट करते हैं सिंपली स्मॉल एम से। अब ये जो पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस प्लेनेट सैटेलाइट, किसका सैटेलाइट? जुपिटर का सैटेलाइट, इसलिए हम यहाँ पे टीजे लिखते हैं। वो हमें दिया 1.769 डेज, जिसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.769 डेज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तो एक डे में 24 आवर्स होते हैं, फिर उनको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड में पीरियोडिक टाइम जुपिटर का, जुपिटर के सैटेलाइट का। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं आर जे। सो दिस आर जे इज गिवन बाय 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। अब प्रूव क्या करना है हमें? शो दैट मास ऑफ जुपिटर, मतलब हमें जो प्रूव करना है वो मैं लिखता हूं यहां पे, मैं रेड पेन से लिखता हूं, अच्छा दिखे कि भाई मास ऑफ द जुपिटर, मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 ऑफ द सन, मतलब इज 1000 ऑफ मास ऑफ सन। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो प्रूव करना है वो मैंने रेड पेन से लिखा है। अब यहां पे देख लो, मान लो कि भाई यहां पे हम हमारी कंडीशन लगाते हैं, कौन सी? तो mv² बाय r इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हमारा कंडीशन है। यहां पे m को कट कर लो, v की जगह डाल दो, v इज इक्वल टू 2 पाई r बाय t। ठीक है, तो v की जगह ये डाल देंगे तो क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर इंटू आर जी इज इक्वल टू जी एम जे बाय आर जे। बड़ी सो यहां पे अब क्या होगा भाई? ये आर जे कट हो जाएगा, है ना। अब एम जे को सब्जेक्ट बनाओ तो एम जे क्या हो जाएगा? एम जे इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हाँ, यहाँ पे आर जे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर, ये आर जे यहां पे चला गया तो आर जे क्यूब बाय टी जे स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, ओके, तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला एम जे का, मास ऑफ जुपिटर का, क्योंकि मैं इससे फाइंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आर जे की वैल्यू है, ये जो टी जे है उसकी वैल्यू है, मेरे पास सारी वैल्यूज है। अब मुझे सेम फॉर्मूला लाना है सन के लिए, है ना। तो वो केस में हम क्या करेंगे? हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि ये है हमारा सन। ठीक है, और यहां पे हम यहां अज्यूम करेंगे कि उसके अराउंड यहां पे घूम रहा है सपोज अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ सन होगा ms, और रेडियस ऑफ अर्थ, अरे मास ऑफ अर्थ जो है आप ले लो सपोज स्मॉल है।
अब यहाँ पे ये डिस्टेंस को मान लेते हैं आर एस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। तो वापिस हम ये वाली कंडीशन रखेंगे, mv² बाय वाली पूरी कंडीशन रख के जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको सेम ऐसा फॉर्मूला मिलेगा मास ऑफ सन के लिए। तो मास ऑफ सन क्या हो जाएगा 4π²। फिर जैसे यहाँ पे आरजे था ये डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एस। सो ये हो जाएगा RS³ बाय TJ, सॉरी TJ नहीं आएगा यहाँ पे TS आ जाएगा। मतलब अर्थ जो है वो कितना टाइम लगाता है, यहाँ पे TE कर देते हैं भाई, अर्थ का पीरियोडिक टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये सैटेलाइट का टाइम था, तो TE² इंटू G ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे RS की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे RS की वैल्यू भाई ये वैल्यू आपको चैप्टर नंबर 2 में आ गई, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और अर्थ जो है कितना टाइम लगाता है एक रेवोल्यूशन के लिए, ये TE, तो एक रेवोल्यूशन के लिए उसको 1 साल लगता है, मतलब 1 ईयर है जिसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ईयर को डेज में कन्वर्ट करो, डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आपका अर्थ का जो भी रिवोल्यूशन का टाइम है वो टाइम सेकंड में। तो ये इसको बॉक्स बना दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 करो, है ना। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है 1000 टाइम, मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 1000 टाइम, ठीक है। तो इस पे से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई mj बाय ms विल गिव यू 1/1000, है ना। तो हमें ये प्रूव करो, सब सेम ही है। तो क्या होगा mj बाय ms इज इक्वल टू 4π² RJ³ बाय TJ² इंटू G बाय 4π² RS³ बाय TE² इंटू G, ठीक है। तो ये G कट हो जाएगा, ये G कट हो जाएगा, 4π² कट हो जाएगा, और ये जो TE वाला टर्म है वो चला जाएगा ऊपर और ये वाले टर्म आ जाएंगे नीचे। सो mj बाय ms विल गिव यू RJ³ बाय TJ², ये RJ³ के साथ ये आ जाएगा एक TE², ठीक है। चलो RJ³ के साथ आ गया TE² और TJ² के साथ आ जाएगा RS³। ये आपको करना है सॉल्व। आपके पास देखो सारी वैल्यूज है, RJ³, तो भाई RJ की वैल्यू आपको दे रखी है, हाँ ये रही आपकी RJ की वैल्यू, है ना। फिर आपको क्या प्रूव करना है, फिर आपके पास है TE, तो TE की वैल्यू हमें मिल गई, ये पूरी की पूरी, पहले ना साइड में ये वैल्यू सॉल्व कर देना, फिर वो वैल्यू यहाँ पे डाल के स्क्वायर कर देना। फिर TJ की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, उसको भी ऐसे साइड में लग के सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू डाल देना, और RS की वैल्यू दे रखी है। सो ये सब कुछ अगर आप सॉल्व करोगे तो मास ऑफ जुपिटर बाय मास ऑफ सन आपको मिलेगा 1/1000। सारी वैल्यूज रखोगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो थोड़ी ये चैप्टर में ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी रहेगी, बट सब में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, mv² बाय r इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r², ये एक फॉर्मूला से सब कुछ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सम नंबर 5, लेट अस assume that our galaxy consists of
2.5 इंटू 10⁻11 स्टार नंबर ऑफ स्टार दिए हुए हैं। कितने हैं? 2.5 इंटू 10⁻11 ईच ऑफ 1 सोलर मास। तो एक स्टार का मास जो है वो कितना है? 1 सोलर मास। और 1 सोलर मास जो है, सोलर मास मतलब सन का मास। सिंपली अगर लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है सोलर मास? मतलब सन का मास। भाई सन का मास कितना होगा? तो भाई यहां पे याद रखो कि सोलर मास की वैल्यू होती है, सन के मास की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, चलो, तो इतने स्टार हैं, एक स्टार का मास सोलर मास जितना है, तो टोटल मास कितना होगा? 2.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30 जो हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻41 किलोग्राम। ये आपका टोटल मास हो गया। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन? है ना, तो ये एक गैलेक्सी होगी, गैलेक्सी के सेंटर से इतने डिस्टेंस पे, कितने? 50,000 लाइट ईयर पे एक स्टार है, ठीक है, और वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। हाउ लॉन्ग विल द स्टार टेक टू, ओके, हमें पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है कि ये भी एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे? पीरियोडिक टाइम। चलो, तो अब यहां पे टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज टू बी 10⁻5 लाइट ईयर, है ना, हो गया ना। 10⁻5 मतलब ये पूरा डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 10⁻5, मतलब एक के पीछे 5 जीरो, है ना। अब ये डायमीटर है, तो रेडियस इसका हाफ करोगे तो यही हो जाएगा, मतलब आपको वही का वही डेटा घूम फिर के दिया हुआ है। ठीक है, चलो, मान लो ये जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है m। अगेन हम फॉर्मूला डालेंगे कि mv² इज इक्वल टू g m1 m2 r²। ये m कैंसिल, v की जगह डाल दो 2πr/t। तो यहाँ पे तो v² है, तो 4π² r² इज इक्वल टू gm/r²। यहाँ पे एक r कट हो जाएगा, हमें t² को सब्जेक्ट अगर बनाए तो t² हो जाएगा 4π²r³/gm। ठीक है, तो बस इसके ऊपर से अगर t फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू √4π²r³/gm। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल भी देता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू ये रेडियस, तो रेडियस आपको दिया है 50,000 लाइट ईयर, तो 50,000 लाइट ईयर। अब ये जो लाइट ईयर है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी सेकेंड चैप्टर में आ गया है ना। देखो, लाइट ईयर लगता है ईयर, बट है वो डिस्टेंस। ठीक है, लाइट जो होती है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करती है ना, सेकेंड चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 50,000 लाइट ईयर तो हमें दिया है, बट लाइट ईयर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो 50,000 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 ये हो जाएगा उसका क्यूब बाय कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11। और ये जो हमारा टोटल मास हमें मिला था, टोटल मास ये रहा, जिसको मैं लिखता हूँ कैपिटल एम, वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻41। क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻41। ओके, सो
यहाँ पे ये इसको पूरा कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे सो यू विल हैव द पीरियड द टाइम 1.12 इंटू 10⁻16 सेकेंड, जिसको अगर आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 3.54 इंटू 10⁸8 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो देखो आप सारे ही न्यूमेरिकल को अगर अच्छे से देखोगे और समझोगे तो हम सब में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और मैंने थियरी पोर्शन में भी एक्सप्लेन किया था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द सेम फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पीरियोडिक टाइम, मास, यू कैन फाइंड एवरीथिंग, है ना। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट है सम नंबर 6। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। जो हमने अज्यूम किया था कि भाई इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, थियरी पोर्शन में बताया था। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो थियरी पोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी प्लैनेट सर्कुलर मोशन करता है तो सपोज कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है x, पोटेंशियल एनर्जी है होगी -2x और टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी -x, है ना। ये आपको बस ये दिमाग में फिट कर लो, बिठा दो इसको। तो यहां पे देखो कि क्या होगा। अब काइनेटिक एनर्जी x है, यहां पे पूछा है कि द टोटल एनर्जी, भाई टोटल एनर्जी कितनी होती है, -x। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे पहला करेक्ट आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो उसमें ही हमारा बी पोर्शन है। अब बी में देखते हैं, the energy required to launch an orbiting satellite out of the Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height of the Earth's influence। तो मतलब कहना क्या चाहता है कि मान लो ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट जो है वो रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, चलो ये सैटेलाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोल गोल घूम रहा है। अब इस सैटेलाइट को हमें एकदम बाहर फेंकना है, आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये केस में एनर्जी ज्यादा लगेगी या फिर इतनी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट गोल नहीं घूम रहा पर ऐसे ही स्टेशनरी पड़ा हुआ है तो उसको बाहर फेंकना है। सो कौन से केस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी? सो अगर ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है उसको फेंकने में कम रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां सेकंड केस में आंसर आएगा कि ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूम रहा है उसको बाहर फेंकने के लिए वी रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। ठीक है, इसको बाहर फेंकने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, बहुत कम लगेगी। ये आप अच्छे से फाइंड भी कर सकते हो कि E = K+U। अगर ये ऑब्जेक्ट जो गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ स्टेशनरी है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। तो एनर्जी को सॉल्व करके जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है उसकी एनर्जी लेस होगी। ठीक है, एनर्जी कंपैरिजन बहुत बड़ा है बट ये सिंपल सा इसको याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है Does the escape speed of a body from the earth depends upon। चलो पहले तो भाई एस्केप स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए।
है ना। तो भाई एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस्केप स्पीड हमने पढ़ाया था, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है √2GME/RE। क्या होता है, √2GME/RE। और अगर ये फॉर्मूला में आप ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ थोड़ा साइड में लिखता हूँ, RE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो VE हो जाएगा √2GME/RE/RE²। तो ये GME/RE² क्या हो जाएगा, ग्रेविटी। सो एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूला 2GRE, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी डेटा। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दिस एस्केप स्पीड, डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो जो ऑब्जेक्ट को हमें फेंकना है उसका मास है m, यहां पे वो m कहीं पर भी नहीं आता, थियरी पोर्शन में मैंने पढ़ाया था। तो पहला जो है उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वो हमारा ऑप्शन नहीं है। द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, कहां से फेंकते हैं क्या उस पर डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है। सो यहाँ से फेंकोगे, अब फॉर्मूला में ग्रेविटी भी है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा है, तो हल्का सा डिपेंड करता है पोजीशन पे। ठीक है, चलो द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, आप यहां फेंको, यहां पे फेंको या ऊपर फेंको, डायरेक्शन पे कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता। यहां पे कहीं पर भी फॉर्मूला में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आता है ना, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च। ऑब्वियसली है कि हम अर्थ से काफी हाइट के ऊपर से फेंकेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी कम होगी, तो ग्रेविटी फॉर्मूला में है तो हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है और दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो द कॉमेट ऑर्बिट्स of the sun in highly elliptical orbit. Does the comet have a constant? मतलब ये सन है और उसका कॉमेट है, ये क्या है, उसका कॉमेट। ये कॉमेट गोल गोल घूम रहा है, इसमें से कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, पहले लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, यहाँ पे हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो माइनस हो जाएगा। सो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। सो ऑप्शन ए जो है लीनियर वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा आएगा आपका एंगुलर स्पीड, है ना। तो हाँ, एंगुलर स्पीड जो है इसके लिए एक और चीज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने केप्लर्स लॉ में पढ़ा था कि जब भी कोई प्लेनेट सन के पास से जाएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फास्ट होगी उसकी स्पीड, यहाँ पे वो जो है वो स्लो मोशन करेगा। सो वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही यहाँ पे सेम नहीं रहती, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी हमने लिखा है, अगर स्पीड है तो भी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फास्ट घूम रहा है, यहाँ पे स्लो घूम रहा है। अब सेकंड जो है एंगुलर स्पीड है, तो यहाँ पे फास्ट घूम रहा है, यहाँ पे स्लो घूम रहा है, तो आपकी एंगुलर स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। तीसरा है एंगुलर मोमेंटम। तो यस, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे राइट मार्क किया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि प्लैनेटरी मोशन जो है वो अंदर एक दूसरे के फोर्स की वजह से गोल गोल घूमते रहते हैं, है ना। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, एक्सटर्नल टॉर्क हमारा जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा प्लैनेटरी मोशन के लिए, तो ये सेम रहेगा। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती, सॉरी एनर्जी, यस,
काइनेटिक एनर्जी इसमें यहाँ पे ऑलवेज कंजर्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलो फिर दिया है हमें पोटेंशियल एनर्जी, फिर दिया है टोटल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे प्लैनेट जब यहाँ से पास होगा तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि फास्ट घूम रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k = 1/2 mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती। नेक्स्ट क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। F है हमारा टोटल एनर्जी। हाँ, टोटल एनर्जी ऑलवेज रहेगी कंजर्व। मतलब यहाँ पे सिर्फ कितनी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, बाकी सारी कंजर्व मतलब सेम नहीं रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर थोड़ा देखें तो थोड़ा और सा न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। मीन्स स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट होगा उसको क्या क्या सिम्टम्स इसमें से हो सकते हैं। स्वैलन फीट, स्वैलन फेस, हेडेक एंड ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। तो इसके आंसर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं आपको इसकी पिक्स भेज दूंगा, उसमें से देख लेना। मेनली इसमें जो है यहाँ पे स्वैलन फेस थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है, मुंह जो है थोड़ा सूजा हुआ दिख सकता है, और थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन प्रॉब्लम हो सकता है। रीजन जो है मैं आपको पिक भेज के देखूंगा, उसमें अच्छे से दिया हुआ है। खैर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, इन केस अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा बहुत लिखते आपको बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल न्यूमेरिकल नंबर 10। The gravitational intensity at the center of the hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrows. See the figure. मतलब देखो ये हमारे पास ये इस टाइप का एक बॉल है, ये हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, चलो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी सी या ओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ को ये हो जाएगा ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी, ऊपर एग्जैक्टली ऊपर ये है बी, और नीचे दिया हुआ है हमें सी, और ओ तो मुझे बुक में कहीं दिख ही नहीं रहा, तो शायद ओ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। तो ये ऐसा पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहाँ होगी, ये अगर हेमिस्फेरिकल बॉल है तो। देखो अगर पूरा शेल जो है, तो पूरे शेल के अंदर हमें पता है कि इनसाइड द शेल इनसाइड द शेल ग्रेविटेशनल फोर्स बाय शेल ऑलवेज कितना होता है, 0। थियरी में मैंने पढ़ा था कि शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, 0। अब शेल के अंदर ड्यू टू शेल कोई फोर्स भी नहीं लगता और ड्यू टू शेल कोई ग्रेविटी भी नहीं लगती। फोर्स भी 0 और ग्रेविटी भी 0, ये दोनों होता है ड्यू टू शेल। ठीक है, तो क्यों 0 होता है, तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये शेल है, ये शेल, ये वाला पोर्शन एट्रैक्टिव फोर्स लगाता है अपवर्ड, तो ये शायद लगाता होगा एट्रैक्टिव फोर्स यहां पे डाउनवर्ड। ठीक है, सो यहां पे हम कह सकते हैं कि अब यहां पे हमारे केस में सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है, तो फोर्स ऑब्वियसली सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही लगाएगा। नीचे वाला पोर्शन कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये डाउनवर्ड, ये जो एक्सप्लेन किया था वैसे। सो यहाँ पे फोर्स की यही डायरेक्शन पॉसिबल है, सी, है ना। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी डाउनवर्ड लगेगी
और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है कि फॉर द अबव प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन इंटेंसिटी एट एन आर्बिटरी पॉइंट P इज लोकेटेड एज, कोई और पॉइंट P होगा तो वहां पर भी कौन सी डायरेक्शन में होगी, यहां पर भी ऑब्वियसली हमारा होगा यहां पे टूवर्ड्स डाउनवर्ड, है ना। तो यहां उसके बाद वाले क्वेश्चन में E हमारा करेक्ट आंसर है और 10 नंबर के न्यूमेरिकल में C हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊपर का स्फीयर नहीं है, ऊपर का स्फीयर जो है वो अपवर्ड खींचेगा, नीचे का स्फीयर जो है डाउनवर्ड खींचेगा। यहाँ पे नीचे का स्फीयर है तो ऑलवेज डाउनवर्ड फोर्स ही लगेंगे। चलो तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल करना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।